जो है दुनिया को बना रहे हैं। जी जी ओम, आवाज आ रही है शरद भैया? जी आ रही है सर, आ रही। ओके। जैसा हम लोग ऑलमोस्ट अब 1.5 साल हो चुका है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज खेती किसानी में कुछ विशेष चीजों पर भी हम लोग प्रकाश डालने वाले हैं। तो जो चीजें हम लोगों को पीएचडी के दरम्यान सिखाई गई, उन विषयों पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालने वाला हूँ आज। और कुछ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम लोग यह जो आज की चर्चा है वह करने वाले हैं। मैं प्रेजेंटेशन अपलोड करता हूँ। स्लाइड दिख रही है दादू? हाँ, दिख रही है। ठीक है। कोई बता सकता है ये क्या दिख रहा है चित्र में, ऊपर या नीचे? दादू? ऊपर कपास के फूल कीटनाशक। रखा। अब जो है कुछ वो दिख रहे हैं। ऊपर में क्या दिख रहा है? जो सफेद सफेद वो दिख रहे हैं जैसे सफेद वाला, यानी क्या है? क्या लगता है? कपास की खेती लग रही डॉक्टर साहब। मशरूम लग रहा, मशरूम। ये पत्तियों के ऊपर वो दिख रहे हैं, छोटे छोटे वो। मिलीबग्स लग रहे हैं सर। जी सर। मिलीबग्स एक्चुअली मिलीबग नहीं है, शुगर फंगस है ये, फंगस। शुगर केन में जो वूली एफिड आता है, जो शुगर केन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में और अक्रॉस से उत्तर प्रदेश और हर जगह पे है। तो एक्चुअल ये हम लोगों के पीएचडी का कुछ टॉपिक था, और ये चित्र यहाँ रखने का एक बेसिक रीज़न ये है कि खेती किसानी में जैसे जैसे जैसा क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे जैसे अलग अलग तरह की दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध होती है, तो जो कीड़ा होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो उली एफिड मैंने कहा है कि जो गन्ने की खेती में या और अन्य खेतियों में अलग अलग तरह के अफिड्स आते हैं जिसे हम कीड़ा कहते हैं, और ये सारे सकिंग पेस्ट होते हैं। तो जैसा प्रकृति अपने अपने शरीर में बदलाव लाती है, हर किसी जीव के शरीर में बदलाव लाती है, वैसे ही यह जो उली एफिड है या कोई भी कीड़ा होवे, वे अपने अपने शरीर में बदलाव लाते हैं। बदलाव लाने का बेसिक रीजन ये होता है कि अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ मार्केट में आती है, उस दवाई के छिड़काव के बाद अपना शरीर किस तरह से ठीक रहना चाहिए, किसी भी दवाई का असर उसके ऊपर ना होवे, इसलिए हर कीड़ा अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग चीजें डेवलप करता है। तो यहाँ पे जो मैंने एक शब्द यूज किया था, उली एफिड, यानी देखिए अभी ठंड का माहौल है, और ठंड के माहौल में जैसा मान लो टेम्परेचर जब 20 डिग्री से नीचे आता है, हर जगह का जब भी टेम्परेचर 20 डिग्री के नीचे आता है, तो हम लोग यूजुअली स्वेटर्स वगैरह पहनना, यानी हम लोग अपना अपना प्रोटेक्शन के लिए स्वेटर्स वगैरह पहनना शुरू करते हैं। लेकिन मान लो अभी जैसा
परसों मेरी चर्चा पवन सर से हो रही थी, तो उत्तराखंड में जो टेम्परेचर कभी कभी जो जाता है 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, तो उस कंडीशंस में हम बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और हमें स्वेटर्स, टोपी, ये सारी चीजें पहनना पड़ता है। तो उसी तरह जैसा ठंड का असर अपने शरीर पर होता है, तो ये जो उली एफिड है या अन्य जो कीटक है, वे अपने अपने शरीर में कुछ चीजें बनाना शुरू करते हैं। जैसा ये वूली मास कहते हैं, वूली मास, जैसा वुलन के स्वेटर हम लोग पहनते हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आई है? तो यह वूली मास यह कीड़ा अपने शरीर के ऊपर डेवलप करता है। और आप देखिए एक चीज और, हम लोग जब खेतों में, जैसा मैं एक सिंपल सा कहता हूं कि अगर कोई किसान भाई केले की खेती करता है, तो केले का जो पत्ता होता है उस पर अगर हम लोग छिड़काव करेंगे तो पानी पत्ते पर नहीं ठहरता है, वो पानी नीचे गिरता है। तो यह उली मास इस अफिड के शरीर पर होवे या जो केले का पत्ता है उस पत्ते के ऊपर जो वैक्सी कोटिंग होता है, यानी उली या वैक्सी, तो ये कोटिंग जैसा यहाँ पे उली अफिड अपने शरीर के ऊपर डेवलप करता है, वैसे ही वैक्सी कोटिंग मान लो केले का जो पत्ता होता है वो अपने पत्ते में वैक्सी कोटिंग डेवलप करता है। और जैसा यह उली एफिड खुद को बचाने के लिए यह वैक्सी बायोमास तैयार करता है। उसी तरह हर पौधा अपने अपने पत्तियों में, फलों में वैक्सी मास डेवलप करते हैं। और यह जो वैक्सी नेचर डेवलप करने का जो विषय है, यह सिर्फ ठंड से ही नहीं तो इवन पेस्टिसाइड से भी इन कीड़ों को बचाता है। यानी हम लोग अगर केले के पत्तों के ऊपर पानी छिड़काव करोगे तो पानी नीचे आएगा, पानी चिपक के नहीं रहेगा। और उसी तरह कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं कि वे पेस्टिसाइड भी उली एफिड के शरीर में ना जावे, अंदर तक पेनिट्रेट ना करे, उसलिए यह उली मास डेवलप किया जाता है बाय नेचर। और यह जो उली मास है यह इतना स्ट्रांग होता है, इतना डिफिकल्ट होता है। और आज जो खेती में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन किसी भी पेस्टिसाइड का उपयोग होते हुए नहीं दिखता है। यानी अगर हम यहाँ पर अब मैं एक चर्चा छेड़ना चाहता हूँ, अलग अलग राज्य से किसान भाई यहाँ पे जुड़ते हैं। मैं अगर स्पेसिफिकली कुछ कीड़ों के नाम अगर आपसे समझ के लेना चाहूँ कि यह कीड़ा इस फसल में आता है और वह कीड़ा कितनी भी तरह की दवाइयाँ छिड़काव कर लो उसका कंट्रोल नहीं मिलता है, तो अभी मैं आप सभी लोगों से, जितने भी अलग अलग राज्य में जो खेती किसानी करते हैं और उनके फसलों में ऐसे कौन से कीड़े हैं जिसके लिए बहुत सी दवाइयाँ छिड़काव की जा रही है लेकिन कंट्रोल मिलता नहीं है, हम एक 5-6 अलग अलग कीड़ों के नाम यहाँ पे लेना चाहेंगे। आप फूलों के अंदर आने वाली इल्ली सर, फूलों को जो खा जाती है। फूलों को खाने वाली इल्ली, विशेष रूप से कौन से फूल सर? जैसे ये मूंग के फूल होते हैं, मूंग की क्रॉप के, यानी मूंग में आने वाली इल्ली, बराबर जी।
ठीक है। और किसी का नाम ले सकते हैं? 5-6 हमें अलग अलग कीड़ों के। जो दाग वाले जो कीड़े होते हैं जिनमें लाल काले जो धब्बे होते हैं, उड़ने वाले कीड़े जो पत्ती को खा जाते हैं पूरी। लेकिन फसल कौन सी दाल? फसल में उसको कोई भी फसल लगा दो आप, सब्जी की, चाहे भिंडी लगा दो, चाहे टमाटर लगा दो, चाहे कोई भी फसल लगाओ, सबके पत्तों को खाती है वो, चाहे मूंग हो। यानी जैसा शरद भैया ने कहा है कि फूल को खाने वाली इल्ली और फल्ली को खाने वाली इल्ली, बराबर? ये सर इसमें मिलीबग है, मिलीबग आपका ये अभी फूली है, फिर एक तना भेदक इल्ली होती है जो तने को कमजोर कर देती है। फ्रूट मूंग की फ्लाई। फसल हो नहीं, एक राउत सर आप कंप्लीट कीजिए पहले। जी सर, इसमें मिलीबग पहला अपना है जिसको मतलब इंसेक्ट कंट्रोल नहीं कर, मतलब ये कंट्रोल नहीं होता, मतलब आप दवाइयाँ स्प्रे करते रहो वो नहीं होता। दूसरा ये अबूली एफिड जो अभी आपने बताया ये। तीसरा फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई में वो मतलब उस समय नहीं दिखती, तो वो भी मुश्किल से कंट्रोल होती है। और चौथा ये फ्रूट बोरर, जो फ्रूट एंड फ्रूट बोरर जो ब्रिंजल का, क्योंकि ये भी बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये अंदर इंसेक्ट करके इसके लिए ज़्यादातर टाइम इसके लिए अंदर रहती है। तो ये जो और थोड़ा सा अगर काइटिन बन जाए, इल्ली थोड़ी सी मोटी हो जाए, तो फिर कोई भी इल्ली कंट्रोल नहीं होती। आप कितना भी स्प्रे कर दो, 5 स्टार अगर हो जाता है 4th 5th में, वहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती। जी ठीक बात सर। और कोई कहेगा क्या कि ये फसल है और इस फसल में यह कीड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? कोई भी राज्य से, कोई भी, सिर्फ एक एक करके प्लीज बताइए। सर सोयाबीन की फसल में गटर बीटर जो तना छेदक इल्ली होती है वो। गर्डल बीटल। जी। और डॉक्टर साहब, घर में जो अनाज अपन स्टोर करते हैं, अगर वो 8% से ज्यादा नमी रहती है तो उसमें स्वतः कीड़ा लग जाता है। जैसे चने की इस साल मेरे उसमें लग गया था जरा। उसमें नमी अगर 8% से ज्यादा है तो उसमें तो वो लगता ही है कि। और सर एक टमाटर सफेद में मच्छर नेमाटोड होता है, आता है। एक सफेद मच्छर होता है जो चूस लेता है, चूसा रोग कहते हैं, जो फसल को चूस लेता है। व्हाइट फ्लाई, व्हाइट। हाँ, चूसा रोग। सर कौन सी फसल की बात कर रहे हो आप? कपास में ओके, यानी व्हाइट फ्लाई कॉटन में का। कपास में, गन्ने में जो पत्तियों का जो हरित द्रव्य रहता नहीं, उसको गन्ने में व्हाइट नीचे फ्लाई नहीं आता है मेरे हिसाब से। आई फील सो, मुझे पता नहीं, लेकिन 99% गन्ने में व्हाइट फ्लाई नहीं आता है, कॉटन में आता है। पांढरी मक्खी बोलते हम इसको, पांढरी माशी करके। नाही, पण कशामध्ये? आपल्या याच्यामध्ये जर पडला समजा कापसामध्ये, तर पानं लाल करतात. नाही, कापसामध्ये येते. आणि याच्या ऊसाच्या पानाच्या खाली असतात ते हरितद्रव्य पूर्ण शोषून घेतात आणि पानातील सर्व रस शोषतात ते। ऍक्च्युली ये जो अभी तुम्ही थोडंसं तुमचं नाव आणि हे सांगाल, कुठनं बोलताय? मी महेंद्र राजपूत, मुक्काम पोस्ट थाळनेर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे। ओके। जो अभी धुलिया महाराष्ट्र से किसान बात कर रहे थे, एक्चुअली ये जो फोटो में यहाँ पे दिखाया हूँ कि यह उली अफीड जो गन्ने की खेती में आता है, और जैसा उली अफीड है या राउत सर ने जो मिलीबग कहा है, या जो रस शोषक यानी व्हाइट फ्लाई, यानी जो व्हाइट फ्लाई करके आता है अलग अलग फसलों में, ये बेसिकली जो कीड़े हैं, ये अपने अपने शरीर में वैक्सी कोटिंग सबसे पहले डेवलप करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे फसलों में, यानी मैं स्पेसिफिकली उलियाफिड और मिलीबग का एग्जाम्पल यहाँ पे
या व्हाइट फ्लाई का देना चाहिए कि इसका अगर प्रमाण बढ़ जावे तो जैसा शक्कर जैसा लिक्विड पत्तों के ऊपर गिरता है, क्योंकि ये सब पत्तों के नीचे आते हैं। महेंद्र भाई अपना मान लो यह जो उलियाफिड है, मेनली उलियाफिड या व्हाइट फ्लाई, ये सारे जो कीड़े हैं ये पत्तों के नीचे वाली साइड में आते हैं और वे ऐसा एक लिक्विड छोड़ते हैं जिसे हनी ड्यू कहते हैं, यानी शक्कर जैसा लिक्विड, हनी ड्यू। तो वह लिक्विड पत्तों के ऊपरी भागों में जाके गिरता है। नीचे में कीड़ा रहता है, ऊपर वाले भाग में यह शक्कर जैसा लिक्विड होता है। और इसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स होते हैं। जहां पे शक्कर वाला लिक्विड पत्तों के ऊपर आ जाता है वो पत्ता पूरा ब्लैक हो जाता है। वहां पर जो फंगल इन्फेक्शंस हम सूटी मोल्ड कहते हैं वो डेवलप होते हैं। अब यह जो प्रकृति के माध्यम से यह कीड़ा अपने में जो बदलाव लाता है, ये लाने का बेसिक रीजन कि जितने भी तरह के पेस्टिसाइड, फिर कितने भी अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड होवे, उसका असर इन कीड़ों पर नहीं होता और वह छिड़काव करने के बाद उस वैक्सी कोटिंग को ही पेनिट्रेट नहीं कर पाते, यानी वैक्सी कोटिंग के अंदर नहीं जा सकते। और यही सबसे बड़ा बेसिक रीजन है किसी भी तरह के कीड़ों को कंट्रोल करने का। अब यहाँ पे जैसा मैं यही स्लाइड बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक देखिए कि किसी भी इल्ली होवे, जैसा हम लोगों ने मूंग की फली में आने वाली इल्ली होवे या जो भी इल्ली पत्ता खाती है या दाना खाती है, जैसा अभी चना है, चने में भी इल्ली लगती है। तो यह जो इल्लियां होती है, इनका इल्ली का जो शरीर होता है, भले ही उसमें हमें उलियाफिड जैसा वैक्सी कोटिंग नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनल अगर उनका शरीर देखा जाए, जैसा राउत सर ने एक शब्द यूज किया काइटिन, उली अफिड में उली मास होता है यानी वैक्सी कोटिंग होता है और वैक्सी कोटिंग के नीचे काइटिन होता है। अब आप सोचिए सबसे पहले क्या डेवलप किया है उन्होंने, यह वैक्सी मास डेवलप किया है। अगर मान लो कोई इंसेक्टिसाइड हम लोग छिड़काव करते हैं, मान के चलो कि वो वैक्सी कोटिंग को डिग्रेड कर देता है, तो उसके बाद में नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो इस चित्र में कि एक हार्ड कवच काइटिन नामक यह कीड़ा अपने शरीर में डेवलप करता है। मान के चलिए कि अपनी जो स्किन है, जैसे मनुष्य की स्किन, गोमाता की स्किन और जैसा मान लो कि भैंस की स्किन, तो जो अंतर अपने स्किन में है, गोमाता के स्किन में है और भैंस के स्किन में है, यह जो हार्डनेस आता है, टाइटनेस आता है, तो इन कीड़ों में जैसा काइटिन होता है तो अपने अपने अन्य अन्य जीवों में यह स्किन रफ होते जाती है। तो जो चीज मान लो हमारे स्किन को पेनिट्रेट करेगी, वह गोमाता के स्किन को पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है, वहीं भैंस की स्किन को पेनिट्रेट करना डिफिकल्ट होता है। अब इन कीड़ों में जैसा पहला ऊपरी लेयर वैक्सी कोटिंग का होता है, उसके नीचे काइटिन का लेयर होता है और ये दोनों जो कवच है वह भेदना पेस्टिसाइड के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और उसी वजह से
कीड़ा कंट्रोल नहीं होता है। यानी जैसा आप सभी ने बहुत से अलग अलग कीड़ों के नाम लिए, लेकिन व्हाइट ग्रब, कोई बताएगा व्हाइट ग्रब कौन सी फसल में आता है? मूंगफली, वेजिटेबल और मूंगफली में। मूंगफली में। और मेजर प्रॉब्लम व्हाइट ग्रब का कहाँ से शुरू हुआ इंडिया में? गुलाब के फूल में ही बहुत आता है सर। गुलाब के फूलों में, लेकिन खेती में गुलाब के कहाँ पर इसका प्रॉब्लम ज्यादा होता है व्हाइट ग्रब का? पपीता में भी नहीं, तने में ज्यादा पत्तों के नीचे या पत्तों के ऊपर जो शेंडा बोलते हैं हम ऊपर नहीं, आगरे भाग में। नहीं एक्चुअली जैसा व्हाइट ग्रब जो है वो जड़ों को खाने वाली जो इल्ली कहते हैं ना, आप क्या कहते हो? जैसा हमारे यहाँ पे हुमड़ी कहते हैं गन्ने में, आड़ी हुमनी आड़ी। तो हुमनी को हिंदी में क्या कहते हैं दादू, शरद भैया? सफेद इल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राउत सर जमीन आपको पे पता है? रहती है। ये खोदा बोलते हैं, कहीं कहीं खोदा बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। जमीन में सफेद इल्ली होती है, काला मुंह होता है, जैसे टच करोगे ना तो गोल घूम जाती है। एक्चुअली मेरे पास अभी हुमनी का चित्र नहीं है, लेकिन राउत सर क्या कहे आपने, हुमनी को क्या कहते हैं हिंदी में? उसको यहाँ पे लोकल में खोदा बोलते हैं। थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है सर आपका। खोदा करके बोलते हैं। ओके। वो सफेद कलर की और सामने से मुंह जो होगा उसका रेड कलर का होगा, रेडिश ब्लैक, और जैसे ही टच करेंगे तो वो हंसिए के जैसे मुड़ जाती है पूरी एकदम। उसमें आगे उनकी आगे टांग रहती है सर उनके। हाँ, वो खाने का है भैया, वो हाँ वो है, काट के खाती है। काट के खाती है। तो यह जो मेटाराइजिम से बहुत अच्छी कंट्रोल होती है सर। यस, एक्चुअली कहने का मतलब यह जो व्हाइट ग्रब है, उली एफिड है, मिलीबग है, तो इस व्हाइट ग्रब का जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो गन्ने में आता है, इस व्हाइट ग्रब के अगेंस्ट 40 अलग तरह के केमिकल्स जो सबसे डेडली है, सबसे ज्यादा जहरीले हैं, उन पेस्टिसाइड्स का ट्रायल किया गया। 40 सबसे जहरीले पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और उनको भी यह व्हाइट ग्रब किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं देता, वो कंट्रोल नहीं होता है। और ये जो सब चीजें प्रकृति में, यह जो कीड़ा है अलग अलग डेवलप जो करते हैं, यह आने वाले समय में और भी स्ट्रांग बन सकते हैं। जैसा आपने अभी आदरणीय तुलाराम जी ने जो कहा कि हमारे घर में मान लो कोई जैसा गेहूं रखा है, ज्वार रखा है, बाजरा रखा है, तो उसमें इल्लियां दिखना शुरू हो जाती है एक मॉइस्चर लेवल बढ़ने के बाद। तो ये जो कीड़े हैं ये इतने स्ट्रांग है कि ये कंट्रोल करना आने वाले समय में दिक्कत का विषय तो रहेगा ही, लेकिन और एक चीज जो अभी सामने आ रही है कि क्लाइमेट चेंज, जैसा क्लाइमेट इतना ड्रास्टिक होते जा रहा है, तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पर्याय उपलब्ध है, बहुत आसान तरीके भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह अलग अलग तरह की जो इल्लियां है, जो शरद भैया ने कहा है कि उस व्हाइट ग्रब को 40 तरह के इंसेक्टिसाइड कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन उसे मेटाराइजियम कंट्रोल करता है या बिवेरिया कंट्रोल करता है। एक्चुअली ये चित्र व्हाइट ग्रब के नहीं है, लेकिन मैं यही यहाँ पे कहना चाहता हूं कि जो कीड़ा
40 तरह के इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल नहीं होता है, वह कीड़ा मेटाराइजियम एवं बिवेरिया जैसे फंगल कल्चर से कंट्रोल होता है। अब ये सेशन आई थिंक जैविक खेती पे था महाराज। हाँ इसके बाद में उस पर चर्चा कर लेंगे, अभी आप सुनते रहिए जी। तो एक्चुअल यह जो इंसेक्ट है, यह मेटाराइजियम और बिवेरिया से कंट्रोल होने के पीछे जो बेसिक रीजन है, वह अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स या मेटाबोलाइट डेवलप करता है। और यही चीज हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से इन विषयों में काम कर रहे हैं। जैसा मान लो ट्राइकोडर्मा है, किसानों को ट्राइकोडर्मा बनाने का जो सिखाया जा रहा है, उसके पीछे का बेसिक रीजन ही यही है कि ये जो ट्राइकोडर्मा है, सिंपल तरीके से इडली कुकर का उपयोग करके हम लोग ये आज बना रहे। और दूसरी चीज, जो दही या छाछ में जो लैक्टोबैसिलस होता है, वह लैक्टोबैसिलस अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट्स डेवलप करता है। और यह जो मेटाबोलाइट्स है, वही मेटाबोलाइट्स इस स्लरी के माध्यम से हमें मिलते हैं। जैसा साइंटिफिकली हम लोग ट्राइकोडर्मा 1 लीटर का 5 लीटर मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह मेट्राइजियम भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं साइंटिफिकली इडली कुकर का उपयोग करके। और उस 5 लीटर को हम लोग फिर कंसोर्शिया बनाते हैं। फिर वह 5 लीटर छाछ होवे, 5 लीटर मेट्राइजियम होवे या 5 लीटर ट्राइकोडर्मा हो। और यह जो कंसोर्शिया इस लिक्विड में डेवलप होता है, इसका उपयोग हम लोग रेगुलर हम खेती में करने को कहते हैं। जैसा यह जो स्लरी है, हम लोग 40 लीटर का डोज देने को कहते हैं। तो इस स्लरी में काइटिनेज नामक एंजाइम, प्रोटीएज नामक एंजाइम और अन्य एंजाइम्स, जैसा हमने काइटिन का नाम सुना, तो काइटिन को तोड़ने वाला, काइटिन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम या वैक्सी कोटिंग को डिग्रेड करने वाला लाइपेज एंजाइम इस तरह के स्लरी में डेवलप होता है। और वही एंजाइम्स, वही मॉलिक्यूल्स इन कीड़ों पर असर करना शुरू करता है। और विशेष रूप से यह स्लरी जब रेगुलरली हम लोग फ्लड इरिगेशन से या स्प्रे के माध्यम से हम लोग जब देते हैं, तो इन सब मॉलिक्यूल्स की वजह से कीड़ा आना ही बंद होता है। जैसा हम लोग देख रहे 2009 से वाशिम में सोयाबीन की फसल में शुरुआती दौर में जो आर्मी वर्म है स्पोडोप्टेरा, उसका अटैक बहुत ज्यादा होता था। और जैसा आज जो गडल बिटल का नाम लिया, यह भी प्रकृति है, कीड़ा बदलते रहती है। पहले आर्मी वर्म, उसके बाद में आज गडल बिटल या पत्तियां और फली खाने वाली भी इल्लियां। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? तो इन सब में कॉमन है वैक्सी कोटिंग और काइटिन का लेयर। और ये जो दो विशेष चीजें हैं, वह डिग्रेड किसी भी तरह के पेस्टिसाइड से नहीं होती है। और उसकी वजह से ये सारे इंसेक्ट का कंट्रोल
आज डिफिकल्ट हो चुका है। और एक विशेष रूप से जैसा हम लोग ये स्लरी तो बनाना शुरू किए लेकिन एक नई चीज जो पिछले 2-3 सालों से हम लोग अलग अलग जगहों पे यूज कर रहे हैं, जैसा जितने भी अनाज होते हैं, मान लो गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, अलग अलग तरह की दालें हैं, तो इनका उपयोग करके बहुत अच्छे एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स हम लोग बिना किसी प्रयोगशाला के सिंपल सी फैसिलिटी में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और इसी अनाज का उपयोग करके ये अलग अलग तरह के लिक्विड जो आज किसान भाई बना रहे, इन लिक्विड्स में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एवं किसी भी पौधे की ग्रोथ बढ़ाने वाले मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक हम लोग ये सारे मॉलिक्यूल्स प्राकृतिक माध्यम से नहीं बनाते, तब तक इंसेक्ट का कंट्रोल होना डिफिकल्ट है। और एक दूसरी चीज जो खेतों में हम लोग देखते हैं कि फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कोई ऐसा कीड़ा है, कोई ऐसी इल्ली है जो दूसरे इल्ली को खाती है, यानी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो उन फ्रेंडली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ न्यूट्रिशनल मॉलिक्यूल्स भी लगते हैं, तो वे भी इन स्लरियों में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसा मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमने शक्कर के अगर 4-5 दाने जमीन पर या फर्श पर कहीं डाले तो वहां चींटी आती है, या जैसा इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैप लगाए जाते हैं उसमें विशेष, जैसा मिथाइल यूजेनॉल नामक एक केमिकल है, मिथाइल यूजेनॉल, जैसा इसी चर्चा के दरमियान फ्रूट फ्लाई का किसी ने नाम लिया, तो इन कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए मिथाइल यूजेनॉल के ट्रैप लगते हैं। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं जो कीड़ों को एक्टिवेट करते हैं, और यही सारे न्यूट्रिएंट इसमें इन लिक्विड्स में डेवलप होते हैं, और वह फ्रेंडली इंसेक्ट्स को भी खेतों में डेवलप करने में मदद करते हैं। और यह फ्रेंडली इंसेक्ट्स भी कीड़ों का कंट्रोल करने में मदद करती है। यानी कहने का मतलब कि अनाज का उपयोग करके हम लोग माइक्रोबियल कल्चर्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अनाज का उपयोग करके बन सकते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट भी डेवलप करते हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट डेवलप होते हैं जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारे अलग अलग मैकेनिज्म्स प्रकृति के माध्यम से, विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम अपने खेतों में ही बना सकते हैं। और उसी वजह से हम लोग मुख्यतः यह जो स्लरी का कंसेप्ट है कि हर किसान भाई ने अपने फसल के लिए, हर फसल के लिए स्लरी बनाना बहुत जरूरी है। और जैसा स्लरी में गोमूत्र की स्लरी, छाछ की स्लरी, वर्मी वॉश की स्लरी, या जितने भी अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव है, फिर वो ट्राइकोडर्मा होवे, बिवेरिया होवे, वर्टिसिलियम होवे या सुडोमोनास होवे, इनका स्लरी या कंसोर्शिया बनाना
जरूरी होता है। और जितने भी किसान भाई पिछले 15 सालों से यह कंसोर्शिया बना रहे, तो एक चीज मात्र हमने देखी है कि उनका पेस्टिसाइड के ऊपर वाला जो खर्चा है, वह खर्चा 50 से 70% कम हुआ है। पेस्टिसाइड का जो खर्चा है वह 50 से 70% कम हुआ है। तो आप सभी लोगों से यही विनंती रहेगी कि सब लोग यह जो स्लरी का कंसेप्ट है यह हर कोई बनावे, और वह स्लरी सॉइल एप्लीकेशन जैसा फ्लड के माध्यम से दीजिए, ड्रिप के माध्यम से दीजिए, या ड्रेंचिंग के माध्यम से दीजिए, या इवन हम लोग इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा था कि वूली एफिड होवे, मिलीबग होवे, या अलग अलग तरह की इल्लियां है, इनका यह जो वैक्सी कोटिंग है या काइटिन है, यह अगर डिग्रेड करना है तो हमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स लगते हैं, लाइपेज एंजाइम, काइटिनेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वह ओली एफिड के ऊपर जब एंजाइम्स, स्पेसिफिक एंजाइम्स छिड़काव करने के बाद वह ओली मास डिग्रेड होता है, और जैसा स्किन जैसे जल जाती है उसी तरह वह ओली एफिड के ऊपर का जो वैक्सी कोटिंग है वो पूरा जल जाता है। और जैसे मान लो अगर हम लोगों का स्किन बर्निंग हुआ, तो स्किन बर्निंग के बाद में अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं, और उस वजह से भी बहुत ज़्यादा अगर कोई बर्निंग केस है तो उनका डेथ होता है। तो उसी तरह यह वैक्सी कोटिंग डिग्रेड होता है, काइटिन का लेयर डिग्रेड करने वाले जैसा काइटिनेज एंजाइम है, वैक्सी कोटिंग डिग्रेड करने वाले जो लाइपेज एंजाइम्स है, ये सारे तरह के जो एंजाइम्स है यह इन लिक्विड्स में, विशेषतः इन स्लरी में या इन जितने भी अनाज से हम लोग स्लरीज बनाते हैं, कंसोर्शिया बनाते हैं, उसमें डेवलप होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग इसका उपयोग कीजिए, और जितना ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं उतना हमें अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलता है। और विशेष रूप से यह जो प्रिपरेशन है यह 5 या 6 रुपए लीटर में बन जाता है। तो आप बनाइए और अपना इसका उपयोग कीजिए। जी ओम, धन्यवाद। भैया ये इसको बनाना कैसे है ये तो बता दीजिए। यह जो स्लरी है, यह स्लरी जैसा हम लोग अलग अलग तरह के अनाज लेते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, हर अनाज 1 किलो लेना होता है। और जितने भी तरह की दालें होती है वह सब दालें मिलाकर 1 किलो, टोटल 5 किलो। 5 किलो अनाज एक जगह पर मिक्स करना है, उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसका आटा बनाना है, और वह 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़, उसमें 5 लीटर छाछ, या छाछ की जगह गोमूत्र, गोमूत्र नहीं है तो वर्मी वॉश, वर्मी वॉश नहीं है तो ट्राइकोडर्मा। तो 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़, और उसमें 5 किलो जावन। फिर जावन आप छाछ का भी ले सकते हो, या जावन आप ट्राइकोडर्मा या मेट्राइजियम का भी ले सकते हो। यह डाल के उसके साथ में कुछ मीडियाज भी होते हैं, जैसा पेप्टोन और ईस्ट एक्सट्रैक्ट बेस मीडियाज होते हैं, वो डाल के यह सारी चीजें इस तरह से यह लिक्विड बन जाता है। और यही लिक्विड आप ड्रिप से भी दे सकते हो, आप छिड़काव भी कर सकते हो, या आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। जी ओम।
और इसकी एक्चुअल जो विधि है वह विधि भी आप दादू से या शरद भैया से ले सकते हो, या आप पहली बार जुड़े हो इस मंच पर? हाँ जी, इस मंच पर पहली बार जुड़ा हूँ और मैं नेचुरल फार्मिंग का काम कर रहा हूँ जी, इसलिए पूछा है मैंने। ओके, तो एक्चुअली आप जिनके भी माध्यम से जुड़े हो उन्हें ये स्लरी का पूरा कंसेप्ट पता होगा। आप एक बार उनसे वो फाइल ले लीजिए, नहीं तो फिर आप दादू शरद भैया से आप पूछ लीजिए, वो आपको यह फाइल भेज देंगे कि वह किस तरह से बनाना है। इसका नाम क्या है जी, इस चीज का? हम इसे स्लरी कहते हैं, यानी छाछ वाली स्लरी। अच्छा, साश। छाछ की स्लरी आप कह सकते हो। देखना जी, इसके अंदर हमने 5 किलो अनाज और दालें डाली और 5 किलो गौमूत्र डाल दिया और 5 किलो गुड़। हाँ जी, और भी डालना है जी कुछ? इसमें एक्चुअली कुछ मीडियाज आते हैं, लेकिन आप अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप विदाउट मीडिया भी ये बना के काम शुरू कर सकते हो। नहीं भैया जी, मैं जिस चीज पूछ रहा हूँ, हमने 3 चीजें तो देखो डाल दी, और भी कुछ डालना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं डालना है। ठीक है जी। जैसे यानी मतलब ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर? आटा, गुड़ और छाछ। अगर छाछ डालते हो तो सिर्फ छाछ ही रहे। छाछ की जगह पे आप गोमूत्र ले सकते हो, लेकिन छाछ और गोमूत्र दोनों एक साथ नहीं लेना है। और ठीक है जी। वर्मी वॉश अगर लेते हो तो फिर छाछ गोमूत्र की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया। हाँ जी। जी सर, नमस्कार सर। मैं ये पूछ रहा था, ये सैलरी अपन गेहूं की फसल इस समय लग रही है ज्यादा हमारे नर्मदापुरम में, तो गेहूं की फसल में कौन कौन सी सैलरी डालना चाहिए जिससे हमारे यूरिया की पूर्ति हो जाए उसमें और फसल ग्रोथ अच्छी करे, जैविक खेती में और रासायनिक दोनों में? जैविक खेती का भी मेरा है 4 एकड़ का। जी सर। सर, छाछ और ट्राइकोडर्मा की स्लरी गेहूं में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें सर। जी सर। और चने की फसल में सर, चना की फसल लगी है तो इल्लियों के पूर्ण कंट्रोल के लिए ये बीबीएम जो बनाया है केवीके ने, वर्टिसिलियम बेवेरिया और मेटाराइजम का, वो उपयोग पूरा करेंगे, वो काम करेगा सर वो? हाँ हाँ, जरूर काम करेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आपको इल्लियो का मेजर प्रॉब्लम है तो आप अगर स्पेशल मेटाराइजियम लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ पे इल्लियो का अटैक होता है वहां पर मेटाराइजियम ही मेजरली उपयोग होना चाहिए। जहाँ सकिंग पेस्ट होता है वहां पर, जैसा मैंने उलियाफिड या मिलीबग कहा है, तो उसके लिए बिवेरिया बहुत अच्छा काम करता है। और स्पेसिफिकली अगर मान लो व्हाइट फ्लाई है तो वहां वर्टिसिलियम काम करता है। तो इल्ली है तो आप मेटाराइजियम का उपयोग करिए। जी सर, धन्यवाद। दादू दादू अपना प्रश्न पूछे दादू, आप इसका जी ओम। प्रेजेंटेशन करें। जी ओम। जो मेरा प्रश्न था वो आपने गेहूं के संबंध में पूछ लिया, यही गेहूं पर ही आधारित प्रश्न था, तो वो हो गया। जी ओम। दादू अब मंच संचालन भी करें, जो हैंड रेज है उनको बुलाने का भी काम करना है। जी तो ओम। अपने आप शुरू हो जाते हैं। जी जी। जी ओम। जी ओम। तो आदरणीय मीना। सुमित जी, हाँ हाँ शरद भैया बुलाइए। जी जी, सुमित जी। जी धन्यवाद। सर, मेरा एक प्रश्न ऐसा था कि एक जो पैरासाइट होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी करके, जो माउस के थ्रू कैट्स में जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो ऐसा कुछ चीजें प्लांट्स के साथ भी संभव है क्या? मतलब प्लांट्स के थ्रू ह्यूमन में आना चाहता है, ऐसा कुछ आपका कुछ अनुभव है क्या इसमें? नहीं, पर एक स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल है आपके पास में कि प्लांट से ह्यूमंस में गया हुआ कोई? नहीं नहीं, मैं जस्ट क्यूरियोसिटी ऐसे ही था कि उसके बारे में ऐसे स्टडी करा था, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि माउस को मीडियम बना करके कैट्स में जाता है, क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन कैट्स के इंटेस्टाइन में होता है। तो वो बिहेवियर कंट्रोल करता है माउस का कि उसको जाना है कैट्स के इंटेस्टाइन में। तो ऐसा कुछ
मैं मतलब जस्ट इमेजिन कर रहा था कि प्लांट्स के साथ भी ऐसा हो सकता है क्या कि ह्यूमन में आना चाह रहा हो। नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए, ये जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर के जो विषय है ना, नॉर्मली नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए कि अब एक चीज और भी, जैसा मान लो हम लोग सैलड खाते हैं, मान लो ककड़ी है, ककुम्बर है, या जैसा स्पेसिफिकली टोमेटो है, प्याज है, तो जब रॉ खाते हैं तो एक आधे बार कुछ ना कुछ ट्रांसफर होने का चांसेस होता है, लेकिन उसमें भी मैंने दिक्कत करने वाला विषय नहीं है। यानी मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होती है, लेकिन अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस अगर जाते हैं तो फिर मात्र और बेसिक क्या होता है कि मान लो अगर वो जाए भी तो हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वही उसका से इलाज कर सकते हैं। जी धन्यवाद। दूसरा एक सुझाव ये था कि चैनल में मैंने देखा कि प्लेलिस्ट आपका बना है, बट एक ही वीडियो गया है। आपका मतलब जानकारी बड़ी अच्छी है, और टॉपिक वाइज अगर उसे रखा जाए वहां पर पे ऑर्गेनाइज्ड करके तो ज्यादा लाभदायक होगा जो मेंटेन करते हैं चैनल को। धन्यवाद। नहीं, एक्चुअली हम लोगों का अभी तो चैनल नहीं है, नहीं बट सर, ये योगाहार का जो चैनल है ना, उसमें देखा मैंने। ओके। जी ये बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय रोशनलाल सर जी को सादर आमंत्रित कर। सर धन्यवाद भैया। सर मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो लीफ माइनर के लिए क्या कुछ हम इसमें कुछ है, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मतलब इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल नहीं होती। और दूसरा, स्नेल्स जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते जा रहे हैं, मतलब सारे क्षेत्र में घोंघे एक बड़ा मतलब बहुत नुकसान। तो इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे। सर लीफ माइनर के लिए जैसा टोमेटो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लीफ माइनर का पाया जाता है, और नीम का जो तेल है, करंज का जो तेल है, या अलग अलग जो वनस्पति का जो अर्क है, वह बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इनका जो विशेष रूप से अटैक होता है लीफ माइनर का, उस अटैक से पहले का स्टेज हमें समझना जरूरी होता है। और उसके मान लो 5-10 दिन पहले ही यह अगर छिड़काव प्रिकॉशनरी जावे तो यह चीज कंट्रोल होती है। और दूसरा और एक कि लीफ माइनर के लिए जैसा सिस्टेमिकली भी मेटाराइजियम बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरा यही कहना है कि नीम और मेटाराइजियम, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए लीफ माइनर कंट्रोल के लिए। और जो जैसा ये स्लरी बनाते समय हम लोग अगर चावल का आटा यानी चावल अगर उसका प्रमाण बढ़ाते हैं तो उस चावल के प्रमाण से भी ये लीफ माइनर का प्रॉब्लम कम हो सकता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम का है वो क्या कहा था सर आपने? स्नेल्स सर, स्नेल्स। एक्चुअली सर मेरा तो यही कहना है कि अगर हम लोग सिंपल सा छाछ और चावल का स्लरी भी बना के रेगुलर यूज करते रहे तो स्नेल का कंट्रोल मिल सकता है। यानी सिंपल बाकी कुछ भी चीज ना डाले, सिर्फ चावल का आटा और छाछ, या ये जो नवधान या जितने भी तरह के अनाज है उसका आटा और छाछ, ये भी अगर रेगुलर खेतों में जाता रहे तो स्नेल का प्रॉब्लम सर कम होते हुए दिखेगा सर। रेगुलर का मतलब है कि जितनी सिंचाई हम करें, जैसे गेहूं में 4 सिंचाई होती है, धान में बहुत सिंचाई होती है, मूंग में 3 सिंचाई होती है, तो प्रत्येक सिंचाई पर डाला जाए क्या? हाँ हाँ, यस, जितना भी फ्लड इरिगेशन में से आप देते हो, क्योंकि यह सॉइल में जाना बहुत जरूरी है। और फ्लड इरिगेशन बोलो या ड्रिप इरिगेशन, जो भी इरिगेशन होगा उसमें हम लोग जितना यह चावल और छाछ इसका उपयोग करेंगे उसका असर दिखेगा इन सब चीजों के कंट्रोल। और इवन जैसा मैंने छाछ का है, वैसा वर्मी वॉश जो है वो और आटा, इसका भी उपयोग करना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न यह था कि यदि हम वो चावल का कोटिंग करके, जिसको आपने बताया ड्राई
ड्राई खाद बनाना या डीएपी का विकल्प, तो इसको हमें कितना डालना चाहिए? नहीं, नॉर्मली तो दादू जैसा हम लोग अभी ग्रैनुलर फर्टिलाइजर जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा चावल का दाना हो या सोया चंक हो या फिर साबूदाना हो, तो ये साबूदाना है तो 5 किलो तक सफिशिएंट होता है। लेकिन चावल, राशन का जो चावल है वो 10 से 20 किलो 1 एकड़ में अगर यूज किया जाए तो उसका इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन धीरे धीरे हर साल हर फसल में अगर हम लोग कम से कम 10-20 किलो राशन के चावल के ग्रैनुल्स डालना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इसका असर दिखता है। जी, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे चावल को हम जब दरबाने जाते हैं तो कनकी बहुत निकलती है, तो इस कनकी का उपयोग भी उस रूप में किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं दादू। यानी वो कणी कह रहे हो ना आप, यानी छोटा वाला दाना चावल का? हाँ जी जी जी, बारीक बारीक वाला दाना ना? जी हाँ हाँ, उपयोग में ला सकते हैं दादू। मूंग में प्रयोग किया करेंगे अब हम, क्योंकि मूंग अब हमारे जो है मार्च में लगने लगेगी। वैसे अभी मैं अपने अनुभव बताऊं तो चना में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, और चना में इल्लियों पे कंट्रोल हुआ है, और धान में भी इसके बहुत बढ़िया उपयोग आए। और अभी गेहूं पे हमारे सुरेंद्र भाई जो है इसको 1 एकड़ में पूरा कर रहे हैं, तो हम गेहूं पर भी ये रिजल्ट जब आ जाएगा तो हम आपको जानकारी देंगे। तो बहुत उत्साहवर्धक जानकारी है सर जी। और भी एक चीज कर सकते हैं, जैसा मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मंडी होती है उस मंडी में मान लो जैसे सोयाबीन है, भीग जाता है और वह वेस्ट होता है, तो इस तरह के जो भीगे हुए अनाज मंडी में अगर कहीं उपलब्ध होते हैं तो जितना मिलता है वो लाके उसका भी आप ग्रैनुलर फर्टिलाइजर के लिए उपयोग कर सकते हो। और कोई प्रश्न है सर? किसी भाई के प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। नहीं सर, और कोई हैंड रेज नहीं है। मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ओम जी, ओम जी, प्रश्न लीजिए इनका। कुमार सर आ बब्बन गए जी सर, का, पवन सर जी आ गए सर। ये कुमार बब्बन जी का प्रश्न ले लीजिए, कोई बात नहीं। बब्बन जी बोलिए। जी सर, ओम। सर मेरा प्रश्न है कि मेरा बैगन है, बैगन खेती में लगाए हुए हैं। एक लंबा फलता है, एक गोल गोल भंटा, 2 वैरायटी का है। तो दोनों पौधा का बीज अपने खेत में डाले थे, एक ही दिन दोनों रोपे थे और एक ही व्यक्ति ने रोपा था, और एकरा में जो वर्मी कंपोस्ट वो डाला गया था, लेकिन जितने भी गोल गोल भाटा था सब बैगन जिसको गोला गोल गिर गया, डंठल में कीड़ा जैसा लग के अपने आप गिर जा रहा है। उस पर क्या उपयोग किया जाए? बिस्लरी का उपयोग किया जा सकता है? एक्चुअली देखिए, एक तो ये जो जैसा जैसा हमारे यहाँ पे संतरा गिर जाता है, उसी तरह कहना चाह रहे हो ना आप? हमारे संतरा नहीं होता बिल्कुल, मतलब नहीं, जैसे इसका जो फल है वो फल गिरता है, बैगन का फल गिरता है, ऐसा कहना है ना? नहीं, डंठल डंठल, हाँ, पौधा ही खत्म हो जाता है, केवल बैगन जो गोला वाला बैगन होता है उसी का, और लंबा वाला होता है उसका नहीं, थोड़ा मुझे डॉक्टर राउत सर आप बताओगे क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो है इनका मुझे लगता है कोई फंगल डिसीज होगी, जिससे इनके जो वो है वो पौधे के वो पत्तियां पहले लीफ फॉल हो रही होगी और फिर उसके बाद वो बैंगन के वो गिर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी कीड़ा ऐसे नुकसान नहीं करता। तो और ये ससेप्टेबल वैरायटी होगी, जो इनकी वैरायटी होगी गोल वाली बोल रहे हैं, क्योंकि लंबे में नहीं आ रहा, गोल में ही आ रहा, तो वो ससेप्टेबल वैरायटी उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट देखने के बाद ही कर सकते हैं। जी
यानी बेसिकली सर जैसा आपने फंगल इन्फेक्शंस कहा है, लेकिन निमेटोड भी अगर नीचे है जड़ों में तो उसका भी एक असर दिखाई देता है। तो निमेटोड अगर कंट्रोल, यानी पहला तो जैसा थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छाछ का स्लरी है उसका उपयोग आप शुरू करो, और दूसरा यानी अगर वो फंगल इन्फेक्शंस है तो ट्राइकोडर्मा का भी स्लरी का छिड़काव होवे, तो ये एक पर्याप्त पर्याय मुझे लगता है। लेकिन ये जो चारों तरह की जो स्लरीज है, गोमूत्र की स्लरी, छाछ की स्लरी, ट्राइकोडर्मा की स्लरी और वर्मी वॉश की, यह हर सप्ताह 10 दिन, जैसा आपका बैगन मान लो आप ड्रिप पे अगर है तो आप उसको हर सप्ताह एक एक स्लरी आप शुरुआती दौर में देना शुरू कीजिए। 40 लीटर स्लरी 1 एकड़ में देना जरूरी है। अच्छा, जी जी धन्यवाद। तो आज की जो चर्चा है बहुत अच्छी रही है संतोष जी की, और मेरा ये मानना है कि जो आज आपने वली एफिस का एग्जाम्पल दिया है, तो प्रत्येक जो प्राणी है उसको जब एनवायरनमेंट से कोई चीज मिलती है तो वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। मुझे भी लगता है कि वली एफिस अपने आप को अडेप्ट कर गया है, स्पेशली जब ये पेस्टिसाइड्स और बाकी केमिकल्स उसके संपर्क में आए हैं, और उसकी अपनी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप को बचाने के जो तरीके हैं वो और स्ट्रांग हो गए हैं, और प्राणी खत्म नहीं हुआ है। ये उसी तरह की स्थिति है कि जैसे कि हमारा माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अब बढ़ते जा रहा है, और कुछ भी एंटीबायोटिक्स डालें तो उसमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, और जो माइक्रोब है वो उसको अपने आप को अडेप्ट करके और ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ऐसी ऐसी यहाँ तक तो बहुत ऐसी ऐसी एक स्थिति हो रही है। इनको म्यूट कर देंगे हमारे रंजना जी अगर वो होंगी। चलिए, तो ऐसा जब ये हो रहा है तो उसके प्रति भी हमें आगाह होते हुए और इस तरह के जो तरीके आज आपने बताए हैं